नमस्कार। आज हमारे पास सोनू कुमार की किताब द लेजेंड माइंड का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है और इसकी शुरुआत ही बहुत अनोखी है, जय गुरुदेव से। और लेजेंड शब्द को एक नया मतलब दिया गया है, लेगेसी, इवन गॉड एंड नॉट डीमंस, मतलब एक ऐसी विरासत जिसे भगवान भी खत्म नहीं कर सकते, राक्षस तो क्या चीज हैं। ये शुरुआत ही बताती है कि हम किसी आम किताब की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अंदाज ही कह सकते हैं पूरी किताब का सार है। और आज हम इसके अध्याय 30 पर गहराई से बात करने वाले हैं। शीर्षक है बच्चे राष्ट्र के बीज के रूप में। लेखक ने इसे राष्ट्र के 5 हीरो में से एक कहा है। आज हम इसी एक लाइन को परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटा सा विचार किसी भी देश के भविष्य की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। राष्ट्र के बीज, ये सुनने में एक बहुत खूबसूरत मतलब काव्यात्मक बात लगती है। लेकिन जब हम बीज के बारे में सोचते हैं तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक तो उसकी असीम क्षमता कि एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन सकता है, और दूसरा उसका नाजुकपन कि अगर उसे सही मिट्टी, सही देखभाल ना मिले तो वो कभी पनप ही नहीं पाएगा। क्या लेखक भी इस रूपक को इन्हीं गहराइयों से देखते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लेखक इसी दोहरी प्रकृति से शुरुआत करते हैं। वो इस बीज वाले रूपक को 3 हिस्सों में तोड़कर समझाते हैं, जो बिल्कुल आपकी सोच से मेल खाता है। पहला हिस्सा है संभावना, यानी पोटेंशियल। लेखक कहते हैं कि हर बच्चा एक बीज की तरह है, जिसके अंदर उसके भविष्य का पूरा नक्शा, मतलब पूरा ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद है। जैसे एक आम की गुठली में जड़, तना, पत्तियां और मीठे फल बनने की पूरी जानकारी छिपी होती है, वैसे ही हर बच्चे में कुछ अनोखा करने की, कुछ नया बनाने की जन्मजात प्रतिभा होती है। समाज का काम बस उसे सही माहौल देना है। और दूसरा पहलू जो निरंतरता से जुड़ा है, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि बीज सिर्फ एक पेड़ नहीं उगाता, वो एक पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। एकदम सही। दूसरा बिंदु है निरंतरता, कंटिन्यूटी। बीज एक मौसम से दूसरे मौसम तक जीवन का धागा पकड़कर रखते हैं। ठीक वैसे ही बच्चे हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी भाषाएं, हमारी कहानियां, यहां तक कि हमारे खाने की रेसिपीज, इन सबको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। वो हमारी विरासत के, कह सकते हैं, जीते जागते वाहक हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है नाजुकता और लचीलापन, फ्रेजिलिटी एंड रेजिलियंस। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। एक गलत शब्द भी उन्हें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन साथ ही उनमें मुश्किल से मुश्किल हालात से उभरने की गजब की क्षमता भी होती है। अगर उन्हें प्यार और सुरक्षा का माहौल मिले तो वे किसी भी तूफान के बाद फिर से खिल उठते हैं। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है, पर क्या ये नया है या इसकी जड़ें हमारे इतिहास और संस्कृतियों में बहुत गहरी हैं? ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी बात है जिसे हम हमेशा से जानते तो थे, पर शायद भूलते जा रहे हैं। आप सही कह रही हैं, ये ज्ञान बहुत पुराना है। लेखक हमें इतिहास की एक छोटी सी यात्रा पर ले जाते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस में प्लेटो जैसे दार्शनिक इस बात पर जोर दे रहे थे कि एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण उसके बच्चों की शिक्षा से ही हो सकता है। उनका मानना था कि आप बच्चों को जैसी परवरिश देंगे, देश का चरित्र वैसा ही बनेगा। फिर अगर हम चीन की तरफ देखें तो कन्फ्यूशियस बात की तो पूरी नींव ही इस बात पर टिकी है कि परिवार और समाज की स्थिरता बच्चों को दी जाने वाली नैतिक शिक्षा पर निर्भर करती है। और सिर्फ दर्शन ही नहीं, धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। ये बात इस विचार को एक नैतिक और एक आध्यात्मिक वजन भी देती है। हाँ, और लेखक ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। कुरान का हवाला देते हुए बताते हैं कि हर बच्चा फितरत यानी प्राकृतिक पवित्रता की अवस्था में पैदा होता है। इसका गहरा मतलब ये है कि बच्चे जन्म से पवित्र हैं। समाज का काम उस पवित्रता को बचाए रखना है, उसे अपनी बुराइयों से बिगाड़ना नहीं। वहीं ईसाई धर्म में ईसा मसीह के शब्द हैं, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। ये दिखाता है कि बचपन की मासूमियत को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि बच्चों का पालन पोषण सिर्फ एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। ये तो सदियों पुरानी बातें हुईं जो आज भी उतनी ही सच हैं। लेकिन जब भारत जैसा एक नया देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, तब इस विचार को कैसे देखा गया? जाहिर है, ये हमारे संस्थापकों के लिए बहुत अहम रहा होगा। बिल्कुल। आधुनिक राष्ट्र निर्माण में बच्चों को हमेशा केंद्र में रखा गया है। स्रोत में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वो प्रसिद्ध कथन है जो हम सब ने सुना है
बच्चे एक बगीचे में कलियों की तरह होते हैं और उन्हें सावधानीपूर्वक और प्यार से पोषित किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं थी, बल्कि आज़ादी के बाद के भारत के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत था, जिसके आधार पर हमारी कई नीतियां बनी। तो ये तो साफ है कि ऐतिहासिक और नैतिक रूप से बच्चे किसी भी समाज के केंद्र में हैं। लेकिन आज के प्रैक्टिकल दुनिया में, जहां हर चीज को आंकड़ों और फायदे नुकसान में तौला जाता है, वहां ये विचार क्यों मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी है या इसका कोई ठोस आर्थिक पहलू भी है? और यहीं पर यह चर्चा बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखक इसे राष्ट्र की सच्ची संपत्ति कहते हैं और इसके लिए सिर्फ नैतिक नहीं, बल्कि 3 ठोस आर्थिक तर्क देते हैं। पहला, एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत है जिसे अर्थशास्त्री ह्यूमन कैपिटल थियरी कहते हैं, यानी मानव पूंजी का सिद्धांत। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं ताकि भविष्य में वो आपको अच्छा रिटर्न दे। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स हेकमैन ने अपने काम से साबित किया है कि एक बच्चे की शुरुआती शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाया गया 1 रुपया समाज को 100 रुपए से भी ज्यादा का फायदा देता है। 100 रुपए से ज्यादा कैसे? क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर एक बेहतर कमाने वाला, एक स्वस्थ नागरिक बनता है और उसके अपराध में शामिल होने की संभावना भी कम हो जाती है। ये किसी भी स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न है। वाह, यानी ये सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। दूसरा तर्क है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। ये शब्द हमने भारत के संदर्भ में बहुत सुना है। इसका मतलब है कि जब किसी देश में काम करने वाले युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा हो, तो उसके पास तेजी से तरक्की करने का एक सुनहरा मौका होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। ये लाभांश तभी मिलता है जब वो युवा आबादी स्वस्थ, शिक्षित और हुनरमंद हो, वरना यही सुनहरा मौका एक आपदा में बदल सकता है। आपदा कैसे? जहां बेरोजगार, निराश और दिशाहीन युवाओं की फौज देश के लिए तरक्की की जगह एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और आज के दौर में तो इनोवेशन ही सब कुछ है। और बच्चों से बड़ा इनोवेटर कौन हो सकता है? उनकी जिज्ञासा, उनके सवाल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही लेखक का तीसरा तर्क है, नवाचार और अनुकूलनशीलता, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। आज की दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं। ऐसे में किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके कारखाने या सड़कें नहीं, बल्कि उसके बच्चों के जिज्ञासु दिमाग हैं। उनकी स्वाभाविक रचनात्मकता और नई चीजें सीखने की बेजोड़ क्षमता ही कल की समस्याओं का समाधान खोजेगी। जो देश अपने बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है, वो असल में अपने भविष्य में निवेश कर रहा है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक आदर्श दुनिया की तस्वीर कि बच्चे बीज हैं, सबसे बड़ा निवेश है। लेकिन इस खूबसूरत ख्याल का सामना जब आज की कड़वी हकीकत से होता है, तो तस्वीर क्या बनती है? अगर बच्चे इतने महत्वपूर्ण हैं, तो वो कौन से खतरे हैं जो इन बीजों को पेड़ बनने से पहले ही खत्म कर रहे हैं? और ये एक बहुत ही जरूरी और गंभीर सवाल है। लेखक हमें जमीन पर लाते हैं और उन खतरों की सूची गिनाते हैं जो किसी भी राष्ट्र के भविष्य के लिए खतरे की घंटी हैं। सबसे पहला और सबसे भयानक है गरीबी और कुपोषण। स्रोत में एक आंकड़ा है जो हिलाकर रख देता है। दुनिया भर में 149 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्टंटिंग से प्रभावित हैं। मतलब कुपोषण की वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास उम्र के हिसाब से नहीं हो पाता। 149 मिलियन! ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, ये लगभग पूरे पाकिस्तान की आबादी है। इतने बच्चों का भविष्य शुरू होने से पहले ही उन पर एक रोक लग जाती है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की खोई हुई क्षमता है। दूसरा बड़ा खतरा है शिक्षा की कमी। आज भी करीब 250 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और जो स्कूल में हैं भी, उनमें से करोड़ों बच्चे बुनियादी पढ़ना लिखना तक नहीं सीख पा रहे हैं। हम भविष्य के वैज्ञानिक, कलाकार और लीडर खो रहे हैं। और इन बुनियादी समस्याओं के अलावा कुछ नए जमाने के खतरे भी तो हैं। हाँ, और वे भी उतने ही गंभीर हैं। तीसरा खतरा है शोषण और दुर्व्यवहार, बाल श्रम, तस्करी और हर तरह की हिंसा। ये लाखों बच्चों से न सिर्फ उनका बचपन बल्कि उनकी गरिमा भी छीन लेती है। और फिर आता है आज के युग का खतरा, डिजिटल ओवरलोड और मानसिक स्वास्थ्य। स्क्रीन की लत, साइबर बुलिंग, अकेलापन और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे युवाओं में एक महामारी की तरह फैल रही हैं। और आखिर में एक ऐसा खतरा जो उन सब पर भारी है,
जलवायु संकट। इस ग्रह पर हो रहे बदलावों की सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चों को चुकानी पड़ेगी, जबकि इसे बिगाड़ने में उनका कोई हाथ नहीं है। ये सूची तो वाकई डराने वाली है। ये सुनकर तो निराशा होती है। तो क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या लेखक सिर्फ समस्याएं गिनाते हैं या कोई रास्ता भी दिखाते हैं? एक राष्ट्र को इन बीजों को सींचने के लिए, इन खतरों से बचाने के लिए आखिर करना क्या चाहिए? हाँ, और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी ताकत है। लेखक सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते, बल्कि एक पूरा ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जिसे वो बीज का पोषण करना यानी नरिशिंग द सीड कहते हैं। इसके तहत 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करने की बात कही गई है। पहला है बचपन का शुरुआती विकास, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी जन्म से पहले मां की देखभाल से लेकर बच्चे के शुरुआती सालों में सही पोषण और अच्छी प्री स्कूल शिक्षा। ये वो नींव है जिस पर उसके पूरे जीवन की इमारत खड़ी होगी। और शिक्षा, जाहिर है सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। दूसरा बिंदु है समान और समावेशी शिक्षा, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसी शिक्षा जो हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या समुदाय का हो। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि ऐसी शिक्षा हो जो मजेदार हो, जो बच्चों में सवाल पूछने की हिम्मत और आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करे। शिक्षा और स्वास्थ्य तो हमेशा साथ साथ चलते हैं। एकदम। तीसरा बिंदु है स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें बच्चों के लिए मुफ्त और अच्छी स्वास्थ्य सेवा तो है ही, साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देने की बात है, और उन्हें एक सुरक्षित माहौल देना, हिंसा से, प्रदूषण से, हर तरह के शोषण से मुक्त माहौल। चौथा है परिवार और समुदाय का समर्थन, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं पलते। इसमें माता पिता के लिए नीतियां जैसे पेड पेरेंटल लीव, सस्ते और अच्छे चाइल्ड केयर सेंटर्स और ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं जो मिलकर एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। और पांचवा बिंदु मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये बच्चों को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार के रूप में देखता है। सही कहा। पांचवा बिंदु है बच्चों की भागीदारी और अधिकार, चाइल्ड पार्टिसिपेशन एंड राइट्स, यानी बच्चों को एक सक्रिय नागरिक के रूप में पहचान देना, जिनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, जिनके विचारों का सम्मान होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि नीतियों और समाज के व्यवहार में पूरी तरह से लागू करना। ये फ्रेमवर्क सुनने में बहुत व्यापक और आदर्श लगता है, लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां इन सिद्धांतों पर सच में अमल किया गया हो? क्या कोई असल दुनिया के उदाहरण है? बिल्कुल हैं, और स्रोत में 3 बहुत प्रेरणादायक केस स्टडी दी गई हैं। पहला है फिनलैंड का। फिनलैंड ने दशकों तक अपनी शिक्षा व्यवस्था में, खासकर शुरुआती शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में भारी निवेश किया। वहां शिक्षक बनना डॉक्टर या इंजीनियर बनने जितना ही सम्मानित और मुश्किल है। नतीजा, आज फिनलैंड के बच्चे अकादमिक रूप से दुनिया में सबसे आगे तो हैं ही, साथ ही उनका देश हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमेशा टॉप पर रहता है। फिनलैंड तो एक विकसित और छोटा देश है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए ये मॉडल कितना प्रासंगिक है? क्या किसी विकासशील देश का भी उदाहरण है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब है हाँ। दूसरा उदाहरण रवांडा का है। सोचिए, 1994 के भयानक नरसंहार ने उस देश को पूरी तरह तबाह कर दिया था। लेकिन उस राख से उठकर रवांडा ने बाल संरक्षण, शिक्षा और सुलह को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। उन्होंने बच्चों की पीढ़ी को नफरत से निकालकर उम्मीद की तरफ मोड़ा। आज रवांडा संघर्ष के बाद सुधार का एक वैश्विक मॉडल बन गया है। और तीसरा उदाहरण तो और भी अनोखा और साहसिक है। तीसरा है कोस्टा रिका। इस देश ने 1948 में एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने अपनी सेना को ही खत्म कर दिया और सेना पर खर्च होने वाला सारा पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा में लगा दिया। आज कोस्टा रिका लैटिन अमेरिका के सबसे स्थिर, शिक्षित और पर्यावरण के प्रति जागरूक समाजों में से एक है। ये तीनों उदाहरण, फिनलैंड, रवांडा और कोस्टा रिका, दिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जब कोई राष्ट्र सच में अपने बच्चों को प्राथमिकता देता है तो अविश्वसनीय परिणाम मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ सही नीतियों या बजट की नहीं है। यह एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी और एक नजरिए की बात है। आपने सार बता दिया। अध्याय के अंत में लेखक इसी नैतिक पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी समाज का असली चरित्र इस बात से पता चलता है कि वो अपने सबसे कमजोर और सबसे मासूम सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हर वयस्क की, चाहे वो माता पिता हों, शिक्षक हों, नीति निर्माता हों या फिर सिर्फ एक पड़ोसी।
ये साझा जिम्मेदारी है कि वो इन बीजों का पोषण करें। एक अफ्रीकी कहावत का भी जिक्र है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती है। हाँ, एक बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। आज के इस बिखरे हुए समय में ये कहावत और भी ज्यादा मायने रखती है। आज ये गांव सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र और यहां तक कि पूरी दुनिया होनी चाहिए। और एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का। हाँ, वो तो दिल को छू जाता है। बच्चों के साथ रहने से आत्मा ठीक हो जाती है। द सोल इज हील्ड बाय बीइंग विद चिल्ड्रन। लेखक इसी बात पर अध्याय खत्म करते हैं कि बच्चों का सम्मान और उनकी सुरक्षा करके हम असल में अपने राष्ट्र की आत्मा को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे साझा कल के पवित्र बीज हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे बच्चे राष्ट्र के बीज हैं का एक सरल सा विचार अपने अंदर इतिहास, अर्थशास्त्र, नैतिकता और भविष्य की रणनीतियों की कितनी गहरी परतें समेटे हुए है। ये सिर्फ एक भावुक नारा नहीं है, बल्कि किसी भी देश के भविष्य को देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल नजरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चे सिर्फ खाली बर्तन नहीं हैं जिन्हें हमें ज्ञान से भरना है। वे बदलाव लाने वाले एजेंट हैं। जब उन्हें सही इरादे, समानता और प्यार से पोषित किया जाता है तो वे ऐसे नागरिक बनते हैं जो समाज के विभाजन को भर सकते हैं, नवाचार को आगे बढ़ा सकते हैं और एक ज्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। और जैसा कि लेखक कहते हैं, जो राष्ट्र अपने बच्चों की उपेक्षा करता है वो बंजर खेत बोता है, और जो राष्ट्र उन्हें संजोता है वो शांति और समृद्धि की फसल काटता है। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। लेखक ने इस अध्याय को राष्ट्र के 5 हीरे नाम की एक बड़ी इकाई का हिस्सा बताया है। एक हीरा है बच्चे, एक बीज के रूप में। स्रोत की विषय सूची के अनुसार बाकी 4 हीरे हैं संविधान अनुशासन के रूप में, युवा हथियार के रूप में, जनसंख्या पैसे के रूप में और प्रकृति धन के रूप में। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर बच्चे बीज हैं तो बाकी के ये 4 हीरे यानी अनुशासन, हथियार, पैसा और धन उस मिट्टी का निर्माण कैसे करते हैं जिसमें इन बीजों को उगना और फलना फूलना है। ये सभी आपस में कैसे जुड़े